अब खबरें विस्तार से। एमपी का कोरोना बुलेटिन शुरू करने जा रहे हैं। 24 घंटे में मिले 420 नए मरीज, 1132 मरीज हुए हैं डिस्चार्ज, 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में 6325 एक्टिव मरीज हैं। इंदौर में 129 नए मरीज पाए गए हैं। भोपाल में 107 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर की बात करें तो वहां पर 7 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में 37 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में 9 मरीज मिले हैं। सागर में मिले हैं 9 मरीज। वहीं रीवा और खरगोन में मिले हैं 8 नए मरीज। तो इस वक्त कोरोना से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में मिले हैं 420 नए मरीज, 1132 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य की बात करें तो वहां पर 6325 एक्टिव मरीज इस समय मौजूद हैं। इंदौर में 129 नए मरीज पाए गए हैं। भोपाल की बात करें तो 107 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में वहीं देखा जाए तो 7 नए मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में मिले हैं 37 नए मरीज। उज्जैन में कुल 9 मरीज सामने आए हैं। सागर में 9 मरीज मिले हैं। रीवा और खरगोन की बात करें तो वहां पर 8 नए मरीज मिले हैं। तो कोरोना पर सीएम की समीक्षा बैठक है। एमपी में कंट्रोल में कोरोना, आज शाम 5 बजे सीएम करेंगे बैठक। कोरोना पर अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। तो कोरोना को लेकर सीएम की आज बैठक है। आज समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। एमपी में कंट्रोल में है कोरोना, आज शाम 5 बजे सीएम करेंगे चर्चा। अधिकारियों के साथ ये चर्चा की जाएगी, समीक्षा बैठक की जाएगी। कोरोना पर कैसे और रोकथाम की जाए उस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि कोरोना की बात करें तो एमपी में कोरोना कंट्रोल में है। अभी भी कई मरीज पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ये समीक्षा बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कोरोना पर अधिकारियों के साथ सीएम आज चर्चा करेंगे। शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। सिंधिया के एमपी दौरे का आज तीसरा दिन है। ग्वालियर मुरैना जाएंगे सिंधिया। ग्वालियर में एम्बुलेंस डोनेशन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मुरैना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि सिंधिया के एमपी में आज तीसरा दिन है। उनके दौरे का आज तीसरा दिन है। ग्वालियर मुरैना जाएंगे सिंधिया, जहां पर ग्वालियर में एम्बुलेंस डोनेशन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। साथ ही मुरैना में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को अब हर महीने 2 से 4 हजार रुपए विशेष प्रोत्साहन भत्ता के रूप में मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से 19,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90% देने की मांग को लेकर हड़ताल की थी। वहीं 15 जून तक मांग पूरी करने के आश्वासन पर अपनी हड़ताल को विराम दिया था। मध्य प्रदेश में अब वैक्सीनेशन कराओ और अवार्ड पाओ। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए टीका लगाया जा रहा है। इस अभियान के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों को सक्रिय रूप से सहभागी बनाया है। मेरिट के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों को मुख्यमंत्री कोविड-19 टीकाकरण एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। तो कांग्रेस के घर में घमासान छिड़ गया है। अजय सिंह के लिए विंध्य में गोलबंदी शुरू हो गई है।
सीधी सिंगरौली से महिला कार्यकर्ता भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर पहुंची और अजय को अहम जिम्मेदारी देने की मांग की। इसके पहले अजय सिंह ने कमलनाथ पर सवाल खड़े किए थे। इस बीच लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनों पर ही निशाना साधा है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसमें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत गुना जिले के सरकार को करनी चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने साफ कहा है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान कई कांग्रेसी नेताओं ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रमेश मेंदोला ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि राहुल बाबा, आपने अभी तक टीका लगवाया है कि नहीं, पहले खुद टीका लगवा लीजिए। मेंदोला ने ट्वीट में लिखा कि चीन से आपकी और आपकी पीवीटी लिमिटेड पार्टी की गहरी दोस्ती है, फिर भी सावधानी जरूरी है हुजूर। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय का विवादित एक आदेश सामने आया है। इस आदेश के तहत अब जाति के आधार पर पुलिस कंपनी का गठन किया जाएगा। यह पुलिस कंपनी एससी, एसटी और महिलाओं के लिए अलग अलग बनाई जाएगी। इन कंपनी को बनाए जाने को लेकर मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट से भी जानकारी मांगी है। इन अलग अलग 3 पुलिस कंपनियों के लिए पुलिस मुख्यालय ने पत्र लिखकर बालाघाट मंडला के एसपी और कमांडेंट से जानकारी मांगी है। यह जानकारी जिले की कुल जनसंख्या, एससी एसटी वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत, स्वीकृत उपलब्ध बल एससी एसटी वर्ग के बल को लेकर मांगी गई है। पीएचक्यू पर अब इस आदेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब इस आदेश का क्या मतलब निकाला जाए? क्या पुलिस कंपनियों किसी जाति विशेष के आधार पर बनती हैं? इस तरीके के अब कई सवाल पुलिस मुख्यालय पर खड़े होने लगे हैं। यह आदेश पुलिस मुख्यालय की योजना ब्रांच ने निकाले हैं। पुलिस मुख्यालय में योजना शाखा के एआईजी मनोज कुमार सिंह ने कुछ दिनों पहले बालाघाट और मंडला जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ वहां एसएएफ बटालियन के कमांडेंट को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि शासन द्वारा बालाघाट में मंडला जिले में एससी, एसटी और महिलाओं के लिए अलग अलग कंपनी का गठन किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है कि इस तरीके से जो गठन किया जा रहा है पुलिस कंपनी का, वो भी जाति के आधार पर, ये कितना सही है? जी आयुषी, बिल्कुल पहली बार है जब ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है जहां पर पुलिस कंपनियां गठित तो की जानी है, लेकिन जाति के आधार पर गठित करने को लेकर जो डेटा है वो मांगा गया है। खास करके मंडला और बालाघाट के जो एसपी हैं और कमांडेंट हैं, उनसे ये डेटा मांगने के लिए जो एडीजी हैं उन्होंने आदेश जारी किए थे। हालांकि अब तक अगर कहा जाए नौकरियों में रिजर्वेशन को लेकर ही लगातार विवाद चल रहा है, लेकिन अगर पुलिस कंपनियां इस तरह से गठित की जाएंगी तो जाहिर सी बात है कई सारे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जाति वर्ग को आधार बनाकर अब तक किसी भी तरह से कोई कंपनियां खास करके पुलिस विभाग में गठित नहीं होती आई हैं। लेकिन अगर इस तरीके का आदेश जारी किया गया तो जाहिर सी बात है इसको लेकर विवाद जरूर खड़ा हुआ है। और यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये आदेश बिना सोचे समझे और बगैर किसी प्लानिंग के जारी किया गया था जानकारी जुटाने को लेकर, क्योंकि महिलाओं की अलग कंपनियां गठित करने को लेकर इस आदेश में कहा गया है, तो वहीं मंडला और बालाघाट में एससी एसटी जनसंख्या के आधार पर जो जानकारी मांगी गई है पुलिस बल को लेकर, उसको लेकर अब विवाद गहरा गया और माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि विवाद बढ़ने पर इस आदेश को जल्द से जल्द निरस्त भी किया जा सकता है। यानी अब जब विवाद इतना बढ़ गया है तो शायद ही इस तरह की जाति वर्ग के आधार पर किसी भी तरह से कोई कंपनियां गठित की जाएं और इस आदेश को प्रभावी माना जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से विवाद इसका गहरा रहा है तो यही माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस आदेश को निरस्त किया जा सकता है। आयुषी, धन्यवाद रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो पीसी शर्मा ने मुरैना में खनन माफिया द्वारा वन अमले पर हमले को लेकर कहा कि आए दिन ग्वालियर चंबल में खनन माफिया पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमला करता है। उन्होंने खनन माफियाओं को बीजेपी नेताओं के संरक्षण का आरोप लगाया, साथ ही मामले की जांच की मांग भी की है। ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध उत्खनन, गुंडागर्दी और आए दिन ये होता है कि अवैध उत्खनन को जो पुलिस के वन विभाग के अमले जो रोकते हैं उन पे हमला होता है। कल मुरैना के अंदर 200 लोग आए, गोली चलाई, एक आरक्षक को घायल किया और रेत भरी गाड़ियों को उठाकर ले गए। इसके पहले डॉक्टर गोविंद सिंह जी इस मामले को उठा चुके हैं कि अवैध उत्खनन रेत का भिंड में और मुरैना में लगातार हो रहा है। जो संध्या एसडीओ है वन विभाग की, उस पर 12 बार हमले हो गए, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है इसमें, और क्योंकि इतनी हिम्मत वो ही कर सकता है जो जिसको सरकार का या बीजेपी के नेताओं का या किसी मंत्री का संरक्षण हो। इसमें निश्चित तौर पर यही है, इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, और जो एसडीओ संध्या के ऊपर जो हमले हुए हैं बार बार, उसकी भी जांच होना चाहिए। तो भोपाल से बड़ी खबर, प्रोजेक्ट से हटाए गए नोडल अधिकारी। सिटी गैस लिंक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोजेक्ट से हटाए गए अपर आयुक्त आशीष सक्सेना से लिया गया प्रभार। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जताई थी नाराजगी। प्रोजेक्ट में देरी के चलते जताई थी नाराजगी। अधीक्षण यंत्री सुरेश सेजकर को दी गई जिम्मेदारी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश। तो कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेगी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रदर्शन करेगी, वहीं काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शिवपुरी में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो कार में सवार होकर आते हैं और युवक को गोली मारकर चले जाते हैं, लेकिन गनीमत रही कि इस वारदात में युवक बाल बाल बच गया। गोली युवक की हाथ में लगी, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये मामला सिलरा गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि राजदीप परमार हैंडपंप पर पानी भर रहा था, तभी एक कार से आए कुछ बदमाशों ने उस पर बंदूक से फायर किया और बदमाश मौके से भाग निकले। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने घायल राजदीप परमार को करैरा स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे शिवपुरी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं गोली चलाने का कारण अवैध खनन माफियाओं को रोकने को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। वहीं इस मामले पर करैरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। चांटी हुई थी पुष्पेंद्र रावत से नेकोरा के, तो वो गोली मारने की धमकी दे रहा था कि मैं आऊँगा, 50 माउजर लेके आऊँगा, तो मैं तुम सबको जान से मारूंगा। तो आज की घटना है 11 बजे की। हम नहीं थे खेत पर। किस जगह? सिलरा बाण में। तो पानी भरने को गए बोतल में, तो वहीं से एक स्कॉर्पियो निकली बगल से, और उसमें पुष्पेंद्र रावत, महेश रावत और उनके पिताजी बलवीर रावत। मॉनसून के पहले ही मिलावटखोरों ने आदिवासी इलाकों के किसानों को चूना लगाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इसका जीता जागता उदाहरण रतलाम में देखने को मिला, जहां कपास के 300 किलो से ज्यादा नकली बीज बरामद किए गए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नकली बीज की यह खेप गुजरात से लाकर एमपी और राजस्थान में बेचने की तैयारी थी। इन मिलावटखोरों ने झाबुआ में भी कुछ व्यापारियों को यह बीज सप्लाई किए हैं। रतलाम के कृषि विभाग ने कार्रवाई करके 700 पैकेट कपास से निकाली जब्त किए हैं। तौर पर उस गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 700 पैकेट गिनती के निकले हैं, जिसमें DCH 32 वैरायटी के नाम से उस पैकेट पे दर्ज था। और पैकेट में जो जानकारी एज पर नियम में होना चाहिए वो नियम में नहीं है, और उसको देखने में प्रथम दृष्टया नकली एवं बनावटी एवं जालसाजी करके उस पैकेट को बनाया गया।
भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। 7 दिन पहले मानसून ने दस्तक दी है। महाराष्ट्र के रास्ते मानसून पहुंचा है मध्य प्रदेश। बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सिवनी के रास्ते एमपी के एंट्री कर रखी है मानसून ने। 1 से 2 दिन में भोपाल पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। 8 साल पहले 2013 में 10 जून को भी मध्य प्रदेश पहुंचा था मानसून। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम के सक्रिय होने की जल्दी पहुंचा था मानसून। मानसून की यही रफ्तार रही तो 1-2 दिन में भोपाल पहुंचेगा मानसून। तो रंजना हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, अब भोपाल भी मानसून पहुंचने के ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि मानसून जल्द ही भोपाल पहुंचने वाला है। हालांकि क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी आयुषी, बिल्कुल मध्य प्रदेश में तय समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है और कल महाराष्ट्र से होते हुए सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा में जो मानसून है वो प्रवेश कर चुका है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो 2 ब्रांच हैं मानसून को लाने को लेकर, वो दोनों बहुत पहले से ही सक्रिय हैं और बहुत तेज गति से सक्रिय हैं। और अगर सक्रियता की गति यही रही दोनों ब्रांच की, तो राजधानी भोपाल में भी मानसून 1 से 2 दिन में पहुंच सकता है, जो कि तय समय से पहले, क्योंकि साल 2013 की बात करी जाए तब भी मानसून 10 जून को ही मध्य प्रदेश में दस्तक दी थी। और अगर बीते साल की बात करी जाए तो बीते साल मौसम विभाग ने मानसून के दस्तक देने की 2 नई तारीखें बताई थी, घोषणा की थी, जिसमें 17 जून और 20 जून को प्रेडिक्ट किया गया था। और इस बार भी मानसून के मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में दस्तक देने को लेकर मौसम विभाग ने यही कहा था कि 17 से 20 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। लेकिन इस बार 7 दिन पहले ही जो मानसून है वो मध्य प्रदेश पहुंच चुका है और इसके पहले ही जो प्री मानसून गतिविधियां थी वो लगातार जारी थी। और राजधानी भोपाल में आज भी मौसम विभाग ने झमाझम बारिश होने की जो संभावना है वो जताई है। और इसी के साथ ही मानसून भोपाल में 1 से 2 दिन में दस्तक दे सकता है। आयुषी, धन्यवाद रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। 7 दिन पहले ही मानसून मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। तो कोरोना आपदा पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। प्रदेश सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की है, जिस पर दावों और आपत्तियों पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निजी अस्पतालों में इलाज की दरों, सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीनों की सुविधा, वेंटिलेटर के इस्तेमाल और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकारी तैयारियों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 204 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों के स्टोर रूम में बंद पड़े थे। कोर्ट मित्र की आपत्ति के बाद कोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी निजी अस्पतालों के बिलों के ऑडिट की मांग की गई है। 48 जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीन न होने और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर इंतजाम भी सरकार जवाब मांगा गया है। जो नया आदेश कर दिया है 30/5 को, जिसमें एक फ्लैट रेट फिक्स कर दिए गए हैं अस्पतालों के। पहली मांग ये करी गई है कि जो सितंबर 2020 से लेकर 30 मई तक जो 40% का आदेश था, सरकार उसका क्रियान्वयन कैसे करेगी और क्या मध्य प्रदेश सरकार महाराष्ट्र की तर्ज पर प्राइवेट अस्पतालों कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का ये लक्ष्य है सुनिश्चित करना कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।